जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवोदय 2024 का जो पेपर होने वाला उसका गेस के बाद हम लोग अंदाज लगाएंगे कि पेपर कैसे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 10 सवाल हैं जिनको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके समझाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए इस टॉपिक पर आते हैं। सवाल हम पढ़ेंगे। लिखा है, ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिनों में तथा सी 15 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर कार्य को शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बार सुनिएगा आप लोग रफ और कापी साथ बैठिएगा ताकि आप सवाल उतार लें, तब तक हम पढ़ें। फिर समझिएगा, सवाल समझोगे तभी जान पाओगे। सवाल कह रहा है, ये किसी कार्य को 5 दिन में, मतलब ये नाम का कोई आदमी है जो किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देता है। और देखेंगे, बी किसी कार्य को 10 दिनों में, और बी उसी कार्य को 10 दिन में क्या करता है, समाप्त कर देता है। और फिर कह रहा है तथा सी 15 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर कार्य को शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब कहना का ये है, पहले आप सवाल समझिए। ये कह रहा है कि हम किसी कार्य को 5 दिन में कर देंगे, बी कह रहा है कि हम भी किसी कार्य को 10 दिन में कर देंगे, और सी कह रहा है हम भी किसी कार्य को 15 दिन में कर देंगे। तो क्वेश्चन ने कहा कि अगर इन तीनों को हम मिला दें, अगर इन तीनों को हम एक साथ करें, काम को शुरू करो, तो ये कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिएगा, थोड़ा सिंपल में से आपको समझाएंगे। लिखा यहाँ पर हम लेते ये आदमी ये हो गया, ले लिया बी, उसके बाद में ये हो गया आपका सी। अब हम देखेंगे ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि ये किसी कार्य को 5 दिन में करता है, मतलब ये जो है किसी कार्य को 5 दिन में कर देता है। और बी कह रहा है कि बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। किस दिन में करता है, 10 दिन में करता है। और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर देता है। एक बार फिर समझिएगा, सवाल अगर समझेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए, ये जो कार्य करता है वो 5 दिन में करता है, बात समझ में आई। ये जो कार्य करता है वो 5 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यानी हमको पता होगा कि ये जब कार्य करता है तो टोटल 5 दिन लगाएगा, बी जब करेगा तो 10 दिन लगाएगा, और सी जब करेगा तो 15 दिन लगाएगा। आइए हम देखेंगे कि कुल कार्य कितना है। ठीक है, तो कुल कार्य हमको पता करने के लिए हम इन तीनों का ले लेंगे लासा। और हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में जब हम एलसीएम लेते हैं यानी लासा पा लेते हैं तो कुल काम माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो 5, 10 और 15 का जो लासा होगा वो आपको जी देखिए, सबसे बड़ी संख्या 15 है। अब 15 का अगर हम टेबल पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 के 15, 15 दूना 30, और ये 5 दूना 10, 5 3 15, 5 2 20, 5 25, 5 6 30। कुल काम 30 है। कुल काम कितना है, 30 है। अब जब कुल काम 30 है तो अब हम ये पता कर लेंगे कि इसमें ये एक दिन में कितना काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 5 और ये बी और सी जो काम करते हैं, हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम से हमको पता हो गया कि कुल काम कितना है। कुल काम 30 है, हमने लिख लिया। अब ये पता होगा कि ये एक दिन में कितना काम करता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 5 दिन में काम समाप्त करता है तो 5 को इसमें हम भाग करेंगे, 5 छक्के 30, यानी ये एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, और बी 10 तियाँ 30, यानी बी एक दिन में 3 काम करता है, और 15 दूनी 30, यानी सी एक दिन में 2 काम करता है। फिर समझिएगा, जब हमने कुल काम निकाल लिया तो ये आप हम लिख देते हैं यहाँ पर आपके समझने के लिए। कुल काम कितना निकाल, 30 निकाल लिया। जब ये किसी उसी काम को 5 दिन लगाता है ना, तो एक दिन में कितना काम, 6। जब एक दिन में 6 काम करेगा तब जाकर 5 दिन में 30 काम करेगा, जाहिर सी बात। 6 पंचे 30, 3 दहम 30, 2 15 30, है ना। यानी पता हो गया कि 5 ये जो है ये एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा,
सी एक दिन में 2 काम करेगा। नहीं समझ पाए, फिर समझिए। अगर हम देख लें ऐसे कि कुल समझ लीजिए 30 जो है ना, ये किसी बाग में पेड़ काटना है। अगर ये एक दिन में 6 पेड़ काटता है तभी वो 5 दिन में 30 पेड़ काट पाएगा। ठीक है, इस प्रकार समझिए। बी जो कह रहा है एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है तभी जाकर 10 दिन में वो 300 पेड़ काट देगा। और सी अगर एक दिन में 2 पेड़ काटता है तो 15 दिन में 30 पेड़ काट देगा, है ना। ठीक है, अब समझिए। अब सवाल कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ मिला दे, तीनों को एक साथ क्या मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहले बताइए कुल कार्य कितना, हमारे पास कुल कार्य है 30। कितना कार्य है 30। तीनों को मिला दो, यानी एक दिन में ये 6 करता है, ये 3 2, तो मिलाना मतलब जोड़ना। मिला दो, कितने काम हो गए 6 3 9 9 2 11, यानी कुल अगर मिल जाएंगे तो ये काम हो गए 11। ठीक है, अब तीनों को देखो, ये तो ये का काम था, ये बी का काम था, ये सी का काम था। जब हमने इन तीनों को मिला दिया तो काम हो गया टोटल 11, यानी टोटल अगर ये मिल जाएंगे तो एक दिन में 11 काम करेंगे। अब सवाल है कि बताओ कुल कितने दिन में काम समाप्त होगा। कुल काम कितना है 30 काम है, करना कितना है 11 से, तो काटेंगे। अभी कटेंगे 11 के 11, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 2 सही 8/11 कितना आएगा 2 सही 8/11 दिन ये लोग लगाएंगे अगर एक साथ मिल जाए। यही आपको तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल को समझिएगा पहले। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मतलब सवाल एक बार फिर से सुनिएगा, सवाल को जब तक समझे नहीं जब तक सवाल हल नहीं होगा। फिर सुनिए, सवाल कह रहा है कि 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, है ना। हमारे पास ऑप्शन है 12, 10, 9 और 8, है ना। मतलब 2 समूह हैं। अब चलिए हल करते हैं इसको। लिखा है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। आप चाहे 12 पुरुष से काम करा लीजिए, चाहे 15 स्त्रियों से काम करा लीजिए। काम का जो ड्यूरेशन है, जो दिन है, वो टोटल 10 दिन लगेगा। ठीक है, प्लीज को समझते हैं। मतलब अगर 12 पुरुष आएंगे तब भी 10 दिन लगाएंगे, अगर 15 स्त्रियां आएंगी तब भी 10 दिन लगाएंगी। तो हम समझते हैं कि इसको हल कैसे करना है। बहुत ईजी तरीके से हल करेंगे, देखिएगा। लिखा है 12 पुरुष, ये लिख लो, पहले लिख लो। 12 पुरुष किसी काम के दिन में करते हैं 15 दिन में, 10 दिन में करते हैं। एक ग्रुप हो गया, इनको हम अलग कर लेंगे। फिर क्या था, उसी काम को अगर 15 स्त्रियां करेंगी, अगर 15 स्त्रियां करेंगी तो कितने दिन लगाएंगी 10 दिन। समझिए सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है, आ सकता है। 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और 15 स्त्रियां उसी काम को भी कितने दिन में कर लेंगी 10 दिन में कर लेंगी। तो बताइए अगर हम ये निकाल लें कि एक स्त्री एक दिन में कितना काम करेगी और एक पुरुष, तो बताओ अगर 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक पुरुष जो काम करेगा वो करेगा 12 गुणे 10। कितना करेगा 12 गुणे 10 दिन करेगा कि नहीं करेगा। और अगर 15 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में करती हैं तो एक स्त्री जो काम करेगी वो करेगी 15 गुणे 10 दिन। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। फिर समझिएगा, सवाल कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, हमने लिख लिया, लेकिन हमने कहा तो एक पुरुष उसी काम को 12 गुणे 10 दिन में करेगा। अगर 15 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में करती हैं तो एक स्त्री उसी काम को 15 गुणे 10 दिन में करेगा। अब देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 12 दहियम 120 दिन और 15 दहियम 150 दिन। यानी पता हो गया हमको, निकाल लिया हमने आसानी से कि एक पुरुष उस काम को 120 दिन में करेगा और एक महिला उस काम को 150 दिन में करेगी। बताओ इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे बैक करके थोड़ा देख लें फिर से एक बार।
तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो ये पता है कि अगर हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो हमको पता हो जाए कि कुल कितने काम हैं। हम दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा पता है, देखिए। तो ये 15 ये 12 है, तो 15 दूनी 30, 15 15 चौके 60, 600 लाख कितना आ जाएगा 600, और 600 इसलिए आ जाएगा ये बड़ा, हम इसका टेबल पढ़ेंगे उस पर कटे तो काट देंगे, है ना। 600 आ जाएगा। अब यानी पता हो गया कि कुल काम 600 है, कुल काम 600। तो अगर ये काम जो एक दिन में 120 काम करता है, तो अगर 600 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा आराम, 12 पंचे 60, 5 काम करेगा। ये महिला कितने काम करेगी, 15 चौके 60 कितने काम करेगी, 4 काम करेगी। ठीक है, बात सही ना। अब हमको कह रहा है कि हमको इस काम को इन लोग से नहीं कराना, हमको कराना है उसी काम को 7 पुरुष, ये 7 पुरुष और 10 महिला से कितने कराना है, 7 पुरुष से कराएंगे और 10 महिला से करें। तो देखिए अगर एक पुरुष एक दिन में 5 काम करता है तो 7 पुरुष कितना करेगा, 7 पचे 35 करेगा। और एक महिला अगर एक दिन में 4 काम करती है, 10 महिला कितना करेगी, 40 करेगी। अब सवाल पूछ रहा है तो बताओ कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, बताइए। कुल काम कितना हमारे पास है, 600 काम है। मिलकर काम कराना है ना, 7 पुरुषों को कराना है और 4 स्त्रियों को कराना है। तो 35 और 40 जोड़ेंगे अगर हम ध्यान से तो आएगा आपका 75। यानी ये लोग अगर मिल जाएंगे तो 75 काम टोटल करेंगे। इसको हम 75 से देंगे भाग। अब जाहिर सी बात है 75 दूनी 150 होता है, तो चौका कितना होगा 600, सॉरी 75 दूनी 150 होता है ना, तो चौका कितना होगा 300, और अट्ठे कितना हो जाएगा 600, 75 अट्ठे 600। अब आपको अगर काटने में समस्या होती है, जब कभी भी आप काटने देखना 8 पंचे 40 के 0 हासिल आए 4, 8 से 56, 56 4 60, ये करें तुरंत करें, इससे आपका आंसर चेक हो भी जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी 8 दिन। ठीक है, यानी 8 दिन में ये पूरे काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक फल विक्रेता, ओके, मतलब एक फल विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता, मतलब कैसे समझ लो कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। ठीक है, एवं 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आप ध्यान देना, यहाँ पे कहा जा रहा है लाभ प्रतिशत, यानी पक्का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा होगा तभी तो सवाल में लाभ होगा। फिर समझिए सवाल को। इन सब सवालों को लगाने के लिए बच्चे काफ़ी घबराहट में हो जाते हैं, इसको हम बड़ा आसान तरीके से बताएंगे। देखिएगा, एक फल विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ये समझिएगा। मतलब समझ लो कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। ओके, इतने समय मतलब 1 रुपये में कितना खरीदता है, 2 नींबू खरीदता है, और 3 रुपये में 5 नींबू बेच देता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो बताओ लाभ प्रतिशत अगर आपको पता करना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रय और विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया है। तो इन सब सवालों को अगर आपको लगाना है अच्छे तरीके, पहले एक नियम हमें जान लीजिए, बड़ा अच्छा नियम है। देखिए पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि क्रय विक्रय निकालें कैसे। देखिए इस प्रकार के सवाल जब भी कभी आएंगे तो समझ जाना कि आपको पहले क्या लेना है, रुपया लेना है, फिर सामान देंगे, फिर रुपया लेंगे तब सामान देंगे। भाई क्रय विक्रय तो करेंगे ना। तो इस प्रकार सवाल अगर आ जाए कि 1 रुपये में 2 सामान खरीदता है, 3 रुपये में 4 सामान बेचता है, तो आप ध्यान ऐसे कर लेना, पहले फर्स्ट रुपया, फिर सामान, हमने रुपया दिया सामान लिया, फिर जब हम रुपया लेंगे किसी से तब हम सामान उसको देंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में, इतनी बात समझ में आया ना। फिर समझिए, एक फल विक्रेता 1 में कितना नींबू ले, 2, मतलब 1 रुपये में वो 2 नींबू खरीदता था। अब नींबू सामान है ना, भाई रुपया 1 है, सामान कितना है 2 नींबू खरीदा, मतलब 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा। अब बेचेगा ना, तो कह रहा कि 3 रुपये में 5 नींबू, यानी 3 रुपये में कितना नींबू लिया, 5 नींबू लिया। अब सवाल कह रहा है कि बताओ लाभ परसेंट कितना है। तो भैया हमको लाभ निकालने की क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए और पता होना चाहिए
विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ये दो आपको पता रहेंगे तब जाकर आपको लाभ या हानि निकलेगा। अब लाभ हानि होगा क्या पता, लेकिन साइज पता है कि लाभ % पूछा सवाल ने तो लाभ ही पक्का होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान देना इस प्रकार। अब हम लगाएंगे कैसे इसको, इतनी बात समझ में आ गई या फिर से समझाएं एक बार? अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा बैक ले लीजिएगा, फिर समझिएगा कि पहले इस प्रकार के सवाल में अगर आएगा कि 1 रुपये में 2 की दर से सामान खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से सामान बेचता है, तो पहले रुपया रहेगा, फिर सामान रहेगा, फिर रुपया रहेगा, फिर सामान रहेगा। ठीक है, और ध्यान दें, जब हम बाहर का गुणा बाहर से करेंगे, जब बाहर का गुणा बाहर से करेंगे तो हमको क्रय मूल्य मिलेगा, यानी 5 एकन्यम 5, 5 एकन्यम 5, यानी 5 रुपये में हमने खरीदा था। और अंदर गुणा कहाँ करेंगे, अंदर से 2 तियाँ 6, यानी 6 रुपये में हमने बेचा था। ठीक है, कितना आसान लगा। 5 में हमने खरीदा था, 6 में हमने बेचा था, लाभ हमको हुआ 1 रुपया, लेकिन सवाल में उत्तर आ ही नहीं रहा, क्योंकि सवाल पूछ रहा कि लाभ % बताओ। फिर समझिए, बाहर का गुणा जब बाहर से करेंगे तो क्रय मूल्य पता चलेगा, अंदर का गुणा जब अंदर से करेंगे तो विक्रय मूल्य पता चलेगा। अब लाभ हमको 1 हुआ, हमसे कह रहा है लाभ % बताओ। बहुत आसान लाभ है, बहुत बच्चे इसको सूत्र याद करते हैं कि लाभ बराबर लाभ % बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। कुछ नहीं, हम सबको पता है लाभ कितना हुआ है, 1 रुपया लाभ हुआ। कितने के ऊपर लाभ हुआ, कितने में आप पाए, तो भैया हम सामान 5 में खरीदे थे, 5 में हमको 1 का लाभ हुआ। इसमें याद की क्या बात है। अब आपको अगर निकालना लाभ % निकालना है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा भिन्न है। क्या है, ये भिन्न है। और किसी भी भिन्न को अगर % में चेंज करना होता है ना, तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये देखो 5 एकन्यम 5, 20 पंचे 100 और 20 एकन्यम 20%। कितना बताइए, उत्तर ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हैं अगला सवाल लिखा है। ये सारा ब्याह का सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम इम्पॉर्टेंट, समझ लीजिए। ये सवाल में हमको 100% लग रहा है कि आ सकता है। ठीक है, इसलिए तो IMP में इम्पॉर्टेंट पर। ठीक है, ये समझ लीजिए। हाँ, वो तो इम्पॉर्टेंट लगता है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आ जाएगा। मतलब ये नहीं, मतलब इसी प्रकार से आएगा, मैथड ये जाएगा। लिखा है कोई धन 4 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,600 हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब होता है मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमको समय दे देखा, हमको क्या धन ज्ञात कीजिए, यानी हमको मूलधन नहीं पता है ना, ये समझ में होता ना। और दर जो हमको है वो दे रखा है 8% दे रखा है, और समय जो हमारा है वो कितना दे रखा है, 4 वर्ष, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मूलधन बताओ। अच्छा, दुनिया की जितनी वस्तु दुनिया में जितनी वस्तु हैं, मतलब टोटल कितने % होती हैं, 100% होती है ना, तो जो मूलधन होगा वो भी तो 100% होगा ना। चलिए देखते हैं। तो मान लिया कि मूलधन हमारा कितने % है, 100%। कितना % है, 100% है। दर कितना है, 8% है, और समय कितना, 4% है। अब बताइए, ये जो कह रहा है कि कोई धन 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से 6,600 हो जाता है, बता दीजिए वो जो 6,600 हो जाता है वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। यानी हम यहाँ पर मिश्र धन लिख लेंगे। मिश्र धन बराबर दिया है 6,600। अब हमको नहीं, सबको पता होता है कि मिश्र धन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ब्याज और एक मूलधन। मूलधन और ब्याज से मिलकर मिश्र धन बनता है। अगर इस मिश्र धन में अगर हम ब्याज निकाल लेंगे तो मूलधन बचेगा, और अगर मूलधन निकालेंगे तो ब्याज बचेगा। आइए पता करते हैं मूलधन अपना। ठीक है, तो ये हमारा मिश्र धन है। एक सूत्र हमें याद रखना, जब कभी भी इस प्रकार के सवाल आए कि कोई धन 8 वर्षों में या 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो धन बताइए, तो इजी है। ब्याज बराबर से एक फार्मूला याद कर लीजिए, लाइफ में बहुत काम आएगा, दर गुणे समय। दर गुणे समय, और मूलधन हमने कितना मान रखा, 100% मान रखा है। अब दर गुणे समय होता है तो बता दी, ब्याज तो दर हमारा कितना है, 8%, समय कितना है, 4 वर्ष। तो अब जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 8 चौके 32%, कितना होगा, 32%। बताओ ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ब्याज से तो है ना,
अगर ब्याज 32% आ गया, मूलधन 100% आ गया, अगर हम मूलधन और ब्याज को जोड़ दें, अगर हम मूलधन प्लस ब्याज को हम जोड़ देते हैं तो प्रेम से बताओ क्या मिलेगा हमको? मिश्रधन मिलेगा। तो मूलधन हमारा कितना है? 100 + 100% और ब्याज कितना है? 32%। अगर दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 132%। यानी पता हो गया कि जो हमारा मिश्रधन है वो कितना है? 132% है। और हमारे हिसाब से अगर मिश्रधन 132% है और सवाल कह रहा है कि 6600 है, कितना है? अब 132% बराबर आज 6600, तो हम निकालेंगे कि 1% का मान कितना होता है। तो 1% का मान होगा 6600 बटा 132। अगर 132% का मान 6600 था तो 1% का मान कितना हो गया? 6600 बटा 132। हमको निकालना मूलधन, अपना मूलधन है कितना? 100%। तो 6600 बटा 132 अगुणे 100%। अब काटेंगे 132 132 132 पंचे 660, ठीक है। 132 पंचे 660 हो गया। ये आ गया 5 और 1 2 3, 1 2 3, यानी हमारा जो मूलधन है वो 5000 रुपया है, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब जो मूल्य लगा है और जो आपने बेचा है ना, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ये अपना जो लागत मूल्य है इसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हम लिख दिए आपको समझने के लिए कि लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य को भी वही कहते हैं जो उसमें छपा हम खरीदते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात को, हमें बताया था पिछले सवाल में कि अगर सवाल ने कहा लाभ ज्ञात को तो समझ लेना कि क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो इसी क्रम हम देखेंगे, लिखा है क्रय लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना? 20:21 है। आप लोगों ने अनुपात पढ़ा होगा तो अनुपात में यही बताया था, सबसे पहले पार्ट में यही बताया था है कि जो अनुपात में नियम होता है कि जो पहले आता है उसको अनुपात पहले मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपना जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 20 है और विक्रय मूल्य कितना है? 21 है। बताओ बात समझ आया कि समझ आया? लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अनुपात हमको दे रखा है, हम उसी अनुपात को अपना क्रय विक्रय मान लेकर चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? तो क्रय मूल्य माना 20 है और विक्रय मान कितना है? 21 है। तो बताओ लाभ कितना हो जाएगा भैया? लाभ 1 का हो जाएगा। जब लाभ 1 का कितने के ऊपर? तो हम 20 रुपये का सामान खरीदे थे, 20 में 1 हमको लाभ हुआ है। निकालना क्या है? लाभ परसेंट। तो किसी भी भिन्न में अगर हम किसी भी भिन्न का अगर हमको लाभ परसेंट या हानि परसेंट या परसेंट में हमको निकालना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। 20 से करके 20 से 5 100, उत्तर आपका आ गया 5%। यानी भैया हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ये। और बात समझ में आई? जब कभी भी आपको सवाल ऐसा दे दे, अनुपात में कह दे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो अगर पहले क्रय मूल्य आया है तो अनुपात पहले उसको देंगे, अगर पहले विक्रय मूल्य आया है तो अनुपात हम पहले विक्रय मूल्य को देंगे, ठीक है। चलिए ये सवाल बड़ा इजी से सॉल्व हो गया, सिंपल सवाल था। वस्तु पर 15% हानि हो तो उसके क्रय और विक्रय, उसके थोड़ा अलग लिखा, हाँ, तो उसके क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात बताए। फिर समझिए सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पर अगर हम जब उसको हमने बेचा तो 15% का क्या हो जाता है? हमको हानि हो जाता है। तो बताइए उसके हिसाब से उसका क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो जब हमको सवाल पूछा है कि क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए तो पहले लिख लेंगे अनुपात क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। हमसे यही पूछा जा रहा है तो सवाल में पहले हम ये पता करेंगे क्रय कितना हमारा है और विक्रय कितना है। तो सवाल में केवल एक ही आया है संख्या 15%। ये बताओ पहले
दुनिया की जितनी भी वस्तु होती है, चाहे हम खरीदेंगे चाहे बेचेंगे, कुल कितना % होती है अपने आप में? 100%। बोलो होती नहीं होती? अगर हमको लाभ हुआ तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और अगर हमको हानि हो तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। हाँ भाई, जब हम सामान खरीदते हैं तो हम हमारा सामान जो हम देते हैं वो हमारे लिए 100% होता है। अगर हम उस पर लाभ लेंगे तो हमें क्या होगा? जोड़ देंगे 100 में। अगर हानि होगा 100 में घटा देंगे। जैसे सवाल ने कह दिया अभी कि हमने उस सामान को 15% हानि पर बेच दिया। क्या कर दिया? यदि किसी वस्तु पर 15% हानि हो तो कोई वस्तु लिया था, उसको 15% हानि हमको हो गया, तो बताओ वो वस्तु को कितने में बेचा गया? उसने कितने में बेचा भैया? 85 में। कैसे समझाएंगे? 100% होता था, 15% घाटा हुआ तो पहुंच गया 85 पर, यानी 85% पर उसने क्या किया था? उसको बेचा। कितने बेचा? 85% में बेचा। और कितने पे खरीदा था? तो जब खरीदा तब तो 100% था ना, क्योंकि हर वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता कि नहीं होता? अब हमसे सवाल पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, कि क्रय और विक्रय का अनुपात बताइए। तो बताओ, परसेंट से परसेंट कट गया, है ना। ये 20 पंचे 100 और 17 पचे 50, यानी 20:17 होगा उस वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 20:17। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? फिर से सकते हैं, लिखा है, बड़ा बढ़िया सवाल है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य, अब लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, आपको नवोदय से घुमा फिरा कर देख रहे हैं, आपको फंसना नहीं है। लिखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी हमको इसमें लाभ पक्का होगा। ये तो सुना, क्योंकि सवाल जब भी कह दे कि प्रतिशत लाभ, अगर एक दे कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, तो पक्का आपको सवाल में लाभ ही होगा। ठीक है, अब समझना क्या है, लाभ या हानि अगर हमको निकालना तो हमको पता होना चाहिए क्रय और विक्रय मूल्य। सर्वप्रथम इनको हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य और लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। जब हमसे लाभ % सवाल ने पूछ रखा है तो पक्का लाभ ही होगा, ये हमको निश्चित हो जाता है। अब सवाल लगाने से पहले हम देखेंगे कि क्रय विक्रय कैसे पहचाने। तो इन सब सवालों में बहुत लोग मानते हैं माना मूलधन यक्ष, कुछ नहीं मानना है। माना क्रय मूल्य यक्ष, कुछ नहीं मानना है। साफ साफ लिखा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या लिखा है? विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5, यानी जो विक्रय मूल्य है वो मानो 8, पहले विक्रय मूल्य आया 8 और लागत मूल्य कितना है? 5। सबसे आसान तरीका है लाभ हानि का, भिन्न का सवाल लगाने का। माना विक्रय मूल्य यक्ष नहीं मानना, बस विक्रय मूल्य 8 और लागत मूल्य 5। अब लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, इजी हो गया। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 5। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 8। बताओ, 5 में खरीदा 8 में बेचा, लाभ कितने का भैया? 3 का। हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो हमने सामान कितने में खरीदा था? 5 रुपये में। 5 में कितना हमको लाभ मिल जाता है? 3 रुपया लाभ मिल जाता है। हमको लाभ % बताइए, तो हम इसको 100% से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 के 5 और 20 पंचे 100 और 20 तिया 60, यानी भैया हमारा हो गया 60%। उत्तर ऑप्शन डी। बताओ किसको बात समझ में नहीं है? इतनी आसान तरीके से, बड़ा इजी है। विक्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5, यानी विक्रय मूल्य 8 है तो क्रय मूल्य 5 है, तो हमको लाभ हो गया 3। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1600 रुपये क्या हमारा है? ये मूलधन हमारा है। क्या है? मूलधन। तो इन सवालों में जो आपको पता हो पहले, तो 1600 रुपया आपका मूलधन हो गया। ठीक है, और दर आपसे पूछा, हमको समय दे रखा है। समय जो हमारा है वो लिखा है 2 वर्ष और 3 माह लिखा, 2 वर्ष 3 माह लिखा है। ब्याज कितना आपको लिखा है? ब्याज है 252। हमसे सवाल कह रहा है, एक बार फिर समझिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज ₹252 है। दर बताइए। हमने माना मूलधन 1600 रुपये दे रखा था, समय 2 वर्ष 3 माह था और ब्याज 252 था। अगर हमको दर निकालना तो पहले हमको पता होना चाहिए दर का फार्मूला जो होता है
वो ब्याज इंटू 100 होता है बटा मूलधन गुणे समय होता है। अब समय में एक समस्या आ गई कि ये 2 वर्ष 3 माह है, तो हम सबको पता है कि अगर 2 वर्ष तुम्हारे पास निश्चित है पूरे पूरे, ये 3 माह को अगर हम किसी महीने को साल में चेंज करते हैं तो 12 से भाग देते हैं। 12 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि एक साल में 12 ही महीने होते हैं। ठीक है, ये लो 3 एक 3 और 3 चौके 12, यानी आ गया 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8, 8 एक 9, 9/4 वर्ष आपका ये आ गया। थोड़ा एरो मार देते हैं। तो भैया ब्याज कितना हमारा है 252, 100 मिल गया हमको सूत्र से। मूलधन कितना हमारा है 1600। समय में हमको हो गया 9/4, 9/4। अब ये 4 बड़े ही प्रेम से ऊपर जाएगा, इसको नीचे पसंद नहीं है रहना, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 252 गुणे 100 गुणे 4 बटा 1600 गुणे 9। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 एक 4, 4 चौके 16। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो देखो 13 चौके 52, अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं तो 4 से कटेगा, तो 4 छक 24, 1 हारा कैरी, और 4 तियाएँ 12 चेक करना है, 4 तियाएँ 12, 4 24 25 सही है, 9 एक 9, 9 7 63। उत्तर यहाँ पर केवल 7, यानी आपका उत्तर होगा दर आपका 7% आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, चलिए 10 + 1/100 + 1/1000 का सरलीकरण दशमलव में है। मतलब हमको कह रहा है कि इसको आप हल कीजिए और इसका दशमलव में क्या होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे इसका लासा लेते हैं, लेकिन 10 100 एक लासा कुछ नहीं। अगर हमको दशमलव में लाना ही है तो हम लासा कि इसको सुनिएगा पहले, इस भिन्न, ये जो भिन्न है ना, इस भिन्न को हम कहते हैं दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। जिस भिन्न का हर शून्य में 10 दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार में हो, 10,000 में हो, लाख में हो, 10 लाख में हो, मतलब 1 करोड़ में हो, 10 करोड़ में ऐसे हो, तो उसे हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। और इनको बड़े आसान से भी सॉल्व कर देखिए। लिखा है 1 लिख लेंगे 1 प्लस 1 लिख लेंगे 1 प्लस 1 लिखा ना, लिख लेंगे 1 मिनट लिख लेंगे 1। अब कुछ नहीं, नीचे कितने जीरो हैं 1, तो 1 अंक पर पॉइंट लगा देंगे। नीचे कितने जीरो 2, तो 2 अंक पर पॉइंट लगा देंगे। 1 है ही, 1 जीरो मार के 2 लगा देंगे। कितने शून्य है 3, तो 1 2 3 पॉइंट लगा देंगे। ये अपना हो गया। ठीक है, फिर समझिए, जब इस प्रकार सवाल आए तो 1 या तो नीचे 10 है, नीचे कितने जीरो 1, अगर 1 जीरो तो 1 अंक के बाद शून्य लगा, दशमलव लगा देंगे। 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अगर हमारे पास 2 अंक नहीं है तो हम 1 शून्य बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो दशमलव में अगर आपको दशमलव का अगर जोड़ आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव एक ही रेखा में हो, एक समान हो, तो सबसे जो होगा बड़ा ये आपका क्या हो जाएगा 0.1। अब यहाँ पर 0.001, फिर यहाँ पर 0.001। अब करेंगे तो 1.1.0 यानी 0.11 ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो हम इसमें गलती हमी से हो गया था, ऑप्शन ध्यान नहीं दिए। चलिए, कोई गलती होती रहती है। इसी पर हमको एक विचार याद आ गया कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो आदमी है अवतार नहीं। तो गिरना उठना लगा रहता है जिंदगी में। आइए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000। इसको हमको सॉल्व करना है, बड़ा आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये लिखा है 1 लिख देंगे या इसको 1 लिख देंगे। 11 लिखा 11 हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसे जो नीचे अंक दशमलव लगा देंगे। तो 1 शून्य है तो 1 में दशमलव लगा देंगे। ये 11 हम उतार देंगे और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 1 2 लगा देंगे। फिर लिखा है 111, नीचे 3 जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 लगा हुआ, ये हो गया आपका। और ये फिर 111 उतार देंगे और नीचे 4 0 4 दशमलव 4 जीरो है,
4 जीरो के बाद हम लगाते हैं दशमलव, 1 2 3 1 4, ये ठीक है ना। अब सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1.0, ये हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, फिर 0.11 हो जाएगा, फिर 0.111 हो जाएगा, फिर 0.0111। अब सबको जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा 1.112 1.123 1.123 2.3321 2.3321 आपका सब आंसर हो जाएगा ये 2.3321। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग को हमने जो सवाल पढ़ाया है वो हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। सवाल आकर नवोदय में आएंगे कुछ इसी प्रकार के सवाल आएंगे। फिर अगले अगले वीडियो में मिलते हैं आपको बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन तरीकों के साथ। तब के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको